नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आज की इस कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमने पूर्व में पढ़ा था मिश्र बंधु विनोद, आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मेरा प्रयास ये है कि मैं इस ट्रिकी मेथड से आपको बहुत कम समय में हिंदी साहित्य के इतिहास को झटाझट से करवा दूं। जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनको मैं शून्य से यहाँ पर करवा रहा हूँ, और साथ में जिनका बेसिक क्लियर है उनको भी एक इस स्मूथली किस तरीके से झटाझट वो जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि 8 खंड अज्ञात कवि, कवि 5000 मिश्र वृत्त का संग्रह, भवी इतिहास का आधार। तो यहाँ आप देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल में ये बात याद रखनी है कि 900 वर्ष हजार कवि किया प्रवृत्ति आधारित हिंदी शब्द सागर नागरी प्रकाशित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में वो नाम है जिन्होंने हिंदी साहित्य को सच्चे अर्थों में, एक शब्द जुड़ जाएगा यहाँ पर, सच्चे अर्थों में। अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास सच्चे अर्थों में प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन है, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आज तक का ये रिकॉर्ड है कि जब भी हिंदी साहित्य के इतिहास का पेपर बना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से सर्वाधिक प्रश्न उठे हैं। उनका जो ग्रंथ लिखा हुआ, जो पुस्तक लिखी है और जो उन्होंने लिखा, उसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है। कुछ बातों को रामचंद्र शुक्ल की नहीं माना जाता, लेकिन अधिकांश जो बातें वो मानी जाती है, और उनको हम जब तक आधुनिक काल तक पहुंचेंगे और पढ़ेंगे तब तक इनको जानते रहेंगे। 900 वर्ष हजार कवि, इस बात का अर्थ ये है भाई कि इन्होंने 900 वर्षों के इतिहास को प्रस्तुत किया था, 900 वर्षों के। दूसरी बात है हजार कवि, अर्थात इन्होंने लगभग 1000 कवियों को अपने साहित्य में स्थान दिया था। अगली बात है कि आप प्रवृत्ति आधारित, ये काम किसी ने नहीं किया था। इन्होंने जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नामकरण किया था, अब तक सबने कालक्रम, काल विभाजन या नामकरण प्रस्तुत कर दिया होगा, परंतु नामकरण प्रवृत्ति पर आधारित नहीं था। और ये प्रवृत्ति क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर किसी काल में मान लो एक 100 वर्षों का समय या 200 वर्षों का एक समय रहा जिसमें चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, और जितने भी जो कवि और लेखक है सबने भ्रष्टाचार पर, लगभग 90% भ्रष्टाचार पर कविताएं लिखी, निबंध लिखे, तो उस युग का नाम फिर भ्रष्टाचार युग रखना चाहिए। तो ये हो गई प्रवृत्ति और प्रवृत्ति पर आधारित नाम। हिंदी शब्द सागर, एक समाचार पत्र जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, वैसे ही हिंदी शब्द सागर। और उस हिंदी शब्द सागर में इन्होंने एक नोटिंग पद्धति से हिंदी साहित्य का विकास नाम से, किस नाम से, हिंदी साहित्य का विकास। और हिंदी साहित्य का विकास जो है उसके स्थान पर फिर उन सभी नोट्स को एक जगह करके एक ग्रंथ छपवाया जिसका नाम रखा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसके मुख्य पृष्ठ पर ये रोज लिखते थे, नागरी प्रकाशित, अर्थात काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। तो 900 वर्ष हजार कवि किया प्रवृत्ति आधारित हिंदी शब्द सागर नागरी प्रकाशित। आइए आगे बढ़ते हैं इस बात को समझने के लिए, और वो बात रही आपकी ये अभी जो हमने पढ़ा उन्हीं बातों को कि हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने इनके ग्रंथ का नाम क्या था, हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कोई बहुत अनोखा नाम नहीं रखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है भाई 1929 ईस्वी। फिर इसी पुस्तक का एक परिवर्धित रूप, परिवर्धित का मतलब होता है बढ़ा हुआ रूप, क्योंकि 1929 में इन्होंने लिखा, तो 1929 के बाद में लिखना बंद थोड़ी कर दिया था। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, माधवी वर्मा, पंत, निराला, ये सब तो लिखते ही जा रहे थे। तो 1940 ईस्वी में इन 11 वर्षों में और किन्होंने क्या क्या लिखा, ऐसे इतिहास को अपनी उस पुस्तक में फिर से ऐड करके एक परिवर्धित और संशोधित रूप 1940 में प्रकाशित किया था। ध्यान ये रखना कि जब भी मार्केट में आप हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को खरीदते हैं, ये 2 तरह की आती है भाई। वो 1929 वाली भी चल रही है, तो उसमें प्रसाद, पंत, निराला आपको नहीं मिलेंगे, तो फिर आप ये सोचोगे कि ये क्या हुआ। तो इस बात का ध्यान रखें, 1940 तक जो छपी हुई है थोड़ी बड़ी है, उसमें पृष्ठों की संख्या ज्यादा है, वो वाली खरीदें जब भी आवश्यकता होती है। हमने जो बात पढ़ी कि 900 वर्षों का साहित्य इतिहास, 900 वर्ष हजार कवि,
तो प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन थे? और ये थे भाई रामचंद्र शुक्ल। 1000 कवि, एग्जैक्ट तो 1000 नहीं थे, लगभग 1000 थे। शिव सिंह सेंगर में हमने पढ़ा था, शिव सिंह सेंगर सहस्र कवि, तो वहां कितने थे? शिव जी के 3 नेत्र हैं तो 1003। यहां रामचंद्र शुक्ल के 3 कम कर देने हैं, यहां रामचंद्र के कम कर देने हैं। लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र को शामिल करने वाले विद्वान, एडजेक्ट कितने हैं भाई? 997। ये 1000 से 3 कम हो गए, वो शिव सिंह सेंगर को देने हैं। और जो एक माइनस करवाया था मैंने आपसे गारसा दत्तासी का, वो कहाँ ऐड करना है? 45 90 में एक ऐड करना है। 45 45 के दुगुने 90 और एक ऐड मेरी तरफ से करना है मिश्र बंधु के यहाँ पर। यद्यपि कवियों के रचना काल की अपेक्षा उनकी रचनाओं के मूल्यांकन को महत्व दिया, वेरी इंपॉर्टेंट बात है भैया। इन्होंने लिखा है कि मैं कवियों के जीवन काल को नहीं बल्कि उनकी रचना और उनके मूल्यांकन को महत्व देता हूं। भाव ये है कि इनका ये मानना था कि तुलसी 1532 में उनका जन्म हुआ, 1534 में होता तो क्या अंतर पड़ता है, या 1540 में होता तो कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। और रामचरितमानस को 1574 में लिखा था, अगर वो 75 में लिखते 73 में लिखते कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। लेकिन उनकी रामचरितमानस को कितनी ख्याति प्राप्त हुई, और वो क्यों हुई? क्योंकि उसमें वो औदात्य था, उसमें वो औचित्य का भाव था, इसलिए वो रचना इतनी प्रसिद्ध हुई। तो अपेक्षा उनकी रचनाओं के मूल्यांकन को महत्व देने वाले रामचंद्र शुक्ल सर्वप्रथम प्रवृत्ति आधारित इतिहास को प्रस्तुत करने वाले विद्वान। तीसरी बात यही तो थी, 900 वर्ष 1000 कवि, किया प्रवृत्ति आधारित, और हिंदी शब्द सागर नागरी प्रकाशित है। तो इस बात को भी आपको जैसे लिखना हो आप लिखें, और आप सभी से एक आग्रह रहेगा कि आप अधिकाधिक अपने मित्रों को सजेस्ट करें, देखें और ये शेयर करें, ताकि अधिकाधिक लोगों के द्वारा आने वाले जो रिप्लाई हैं या उनका जो रेस्पॉन्स है वही मेरे लिए एक ऊर्जा का हेतु बनेगा। आगे बढ़े। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो एक पत्रिका थी उसके मुख्य पृष्ठ पर हिंदी साहित्य का विकास, सबसे पहले किस नाम से इन्होंने वो लिखा था? हिंदी साहित्य का विकास नाम से। और धीरे धीरे वो जमा होते गए इनके पास वो दस्तावेज, और उन सबको एक जगह करके तत्पश्चात हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से एक पुस्तक के रूप में उसका प्रकाशन किया। अच्छे से रजिस्टर में आप लिखें, केवल सुनकर के जो है वो इतिश्री न करें, बढ़िया रजिस्टर में लिखें। फिर बढ़िया रजिस्टर में लिख करके, क्योंकि वो आपका परीक्षा तक आपका सबसे सच्चा और अच्छा साथी बनेगा, तो उसके साथ ईमानदारी बरतनी है आपको। शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास को सिद्धों की वाणियों, अब मैं कितने स्टार लगाऊं, मतलब ये प्रश्न यूं समझो कि भाई इतने पेपर तो मैंने देखे ही नहीं है, बाकी अगर आज तक 1000 एग्जाम अगर हो चुके हैं तो 1000 बार आ चुका होगा, ये उन 1000 में 990 बार आ चुका होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास जो प्रारंभ किया था वो सिद्धों की वाणियों से किया है। आदिकाल में सिद्ध, जैन, चारण साहित्य, जिसको हम जैन साहित्य को हम अभ्रंश साहित्य भी कहते हैं, और चारण साहित्य को हम रासो साहित्य कहते हैं, जैन साहित्य को हम रास साहित्य कहते हैं। उसके अलावा लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, ये सब आदिकाल में पढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने आरंभ कहां से किया? सिद्धों की वाणियों से। आगे वाली बात देखें। इतिहास को विधेयवादी पद्धति में लिखने वाले विद्वान, और क्या हम इसकी बात पहले नहीं कर चुके हैं कि ये विधेयवादी पद्धति होती क्या है? ये सबसे नवीन है, ये सबसे नवीन विधि है और सबसे श्रेष्ठ विधि है। ये सबसे नवीन विधि और सबसे श्रेष्ठ विधि है। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसमें कार्य कारण संबंध स्थापित होता है। कौन सा संबंध स्थापित होता है? कार्य कारण संबंध स्थापित करके फिर नामकरण किया जाता है। ये कार्य कारण संबंध क्या होता है? कार्य कारण संबंध का मतलब ये है कि इन्होंने पहले काल का नाम वीरगाथा काल नाम रखा, और उसका कारण क्या था? क्योंकि उस समय वीरतापूर्ण रचनाएं लिखी गई थी। वीरतापूर्ण रचनाएं क्यों लिखी गई थी? क्योंकि उस समय युद्ध होते थे। तो इस तरह से कार्य
कारण संबंध स्थापित करते हुए ये शुक्ल ने लिखा था। और शुक्ल को ये विधि मिली कहाँ से? एक फ्रेंच विद्वान थे तैन महोदय, वहां से इन्होंने ये अपनाई थी। तो विधेयवादी पद्धति में कार्य कारण संबंध होता है, जैसे आदिकाल युद्धों का काल था, इसी कारण उस समय लिखी गई रचनाएं वीरगाथात्मक थी। इस तरह रचनाओं पर उनके कारण के मध्य संबंध बताना विधेयवादी पद्धति है। और एक और महत्वपूर्ण बात, दोहरा नामकरण करने वाले विद्वान, इन्होंने डबल नाम रखे थे भाई। डबल कैसे? इन्होंने ये बताया था कि भाई सबसे पहले जो समय था वो आदि वाला, आदि का मतलब आरंभ। फिर मध्यकाल को इन्होंने दो भागों में बांटा, पूर्व मध्य और उत्तर मध्य। फिर इसके बाद में इन्होंने कि भाई अभी वाला समय आधुनिक काल। लेकिन जब भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि शुक्ल ने प्रथम काल का नाम क्या रखा, आप आदिकाल नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो नाम है इन्होंने प्रवृत्ति पर आधारित नहीं है। ये नाम जो है वो ऐतिहासिक, जो समय को व्यक्त करते हैं। बाकी इन्होंने पहले काल का नाम तो वीरगाथा काल रखा है, दूसरे काल का नाम इन्होंने भक्ति काल रखा है, यहाँ भक्तिपूर्ण प्रवृत्ति थी, तीसरे का रीति काल और चौथे का गद्य काल। और इन्होंने जो ये चार नाम बताए ये प्रवृत्तिगत है। तो जब भी पूछ ले पहले काल का नाम वीरगाथा काल, दूसरे का भक्ति, तीसरे का रीति, चौथे का गद्य। लेकिन इनमें से ये केवल दो ही स्वीकार किए गए, इन दो पर आपत्ति थी, इन दो के स्थान पर ये वाले नाम क्यों, आगे बात करेंगे। तो जब भी हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे हम इस तरह से पढ़ेंगे, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये देखें आप, यहां रहे दोहरा नामकरण जो है वो यहां रहा। ये प्रवृत्तिगत नाम है, वो ऐतिहासिक है। आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। और इस तरफ नाम है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। कौन से चार नाम इन्होंने स्वीकार किए, इनके कौन से चार नाम स्वीकार किए जाते हैं? तो नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 भक्ति काल, नंबर 3 रीति काल, नंबर 4 आधुनिक काल। ये चार काल इनके, यानी ये निष्कर्ष जो है ना वो ये है कि हम कैसे पढ़ेंगे। सबने अलग अलग काल बताए हैं, हमें कौन से काल पढ़ने हैं, तो हमें कौन से काल पढ़ने हैं इसके लिए ये बात देखें। नंबर 1 आदिकाल, दूसरे काल का नाम हमें पढ़ना है भक्ति काल, जो सर्वमान्य तो नहीं कह सकते लेकिन बहुमान्य है, जिनको अधिकांश विद्वान मानते हैं, जो पुस्तकों में छपे हुए हैं। नंबर 3 रीति काल, रीति का अर्थ है जिस काल में छंद अलंकार ये सब शब्द शक्तियों का खूब प्रयोग हुआ, नाई का भेद। और नंबर 4 आधुनिक काल, ये आधुनिक काल है। अब बात करते हैं भाई, यहां आ जाए। इनके सन अति महत्वपूर्ण है, इनके सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें याद होने चाहिए। और रामचंद्र शुक्ल ने जो है ना वो विक्रम संवत में लिखा है, इस बात को भी ध्यान रखें। इसलिए ईस्वी में नहीं रटना है, संवत में। परंतु हो सकता है वो ईस्वी में पूछ ले, तो आपको क्या करना है, जो भी संवत है उनमें से -57 करना है, आप ईस्वी को प्राप्त कर लोगे। क्योंकि कुछ समय पहले जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था 18 नवंबर 2024 में, उसमें पूछा और वहां संदेह दिया था, तो पता होना चाहिए। तो रामचंद्र शुक्ल का आदिकाल 1050 से 1375, 1375 से आपका 1700, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक। यहाँ तो देखो 17, 17 से 19, 19, 19 से अब तक। ये 1984 इसलिए लिखा है क्योंकि जब तक इन्होंने लिखा था उस समय 1984 संवत हो चुका था। बाकी ये ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपको अब तक, यानी ये अब तक ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो वहां हो सकता है वो ऐसे दे दे
कि 993 ईस्वी, इसमें 57 जोड़ने पर ही आपका 1050 आता है। आगे बात समझ में। 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक। तो ये संवत में उन्होंने लिखा है। ईस्वी में अगर पूछ लिया जाए तो जो भी उसमें संवत है 57 घटाने हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि वो हिंदी का प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल जिसको भी मानते हैं उसका काल 993 ईस्वी होगा। आगे पढ़ेंगे अपन। ये था इनका काल विभाजन रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल ने वीरगाथा काल को 2 भागों में विभक्त किया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत कम गाइडों में, पुस्तकों में ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को 2 भागों में विभाजित किया। कैसे? अगर पूछ लिया जाए तो आपको आदिकाल तो संवत 1050 से 1375 बताना है, लेकिन इसका 2 तरह से कैसे वर्गीकरण किया, अपभ्रंश काल या प्राकृताभास। क्या हम ये बात पहले नहीं पढ़ चुके हैं कि संस्कृत के बाद में जो भाषा बोली जाती थी वो थी पाली, पाली के बाद में जो भाषा बोली जाती थी वो प्राकृत, और प्राकृत के बाद में जो भाषा आई अस्तित्व में अपभ्रंश। अब अपभ्रंश के बाद में जो भाषा आई वो थी हिंदी। अब यह नाम है अपभ्रंश या प्राकृताभास। अपभ्रंश जो प्राकृत का आभास देती है, जैसे प्राकृत जो पाली का आभास देती, पाली जो संस्कृत का आभास देती। भाषा अचानक से पूरी तरह से परिवर्तित थोड़ी होती है, थोड़ा बहुत असर उसका रह जाता है। तो इन्होंने ये बताया कि 1050 से संवत 1200 तक तो अपभ्रंश और प्राकृत का आभास चल रहा था, लेकिन सही अर्थों में वीरगाथा काल 1200 से 1375 विक्रम संवत। लेकिन हमें डायरेक्ट यही बताना है कि आदिकाल 1050 यानी वीरगाथा काल 1050 से 1375 संवत। ये बात जरूर ध्यान रखनी है। शुक्ल ने भक्ति काल को 2 प्रधान धाराओं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण, इसको अपन आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने 2 प्रधान काव्य धाराओं में बांटा। किसको? भक्ति काल को। ये 2 प्रधान धाराएं कौन सी थी भाई? एक तो सगुण और एक निर्गुण। फिर 4 उपधाराओं में विभाजन किया था। सगुण को इन्होंने जिन 2 धाराओं में बांटा वो था भाई कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। और निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा, एक तो ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति ज्ञानाश्रयी, प्रेम से मानने वाले प्रेमाश्रयी। राम को आराध्य मान करके मानने वाले रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी। इसमें तो हम पढ़ेंगे अष्टछापीय कवि, 8 कवि, जिसमें वकुसु पकरे वी गोचीचन। रामाश्रयी जहां देखो, कृष्णाश्रयी के तो सूर जो है वो प्रतिनिधि कवि हैं, रामाश्रयी के तुलसी प्रतिनिधि कवि। ये प्रतिनिधि है, प्रवर्तक नहीं बोल रहा हूं मैं। प्रवर्तक में मामला दूसरा हो जाएगा। एक तो प्रवर्तक जिसने आरंभ किया उस विचारधारा को, एक प्रतिनिधि किसने आरंभ करके छोड़ तो दिया, आरंभ किया उसने, छोड़ दिया उसने, तो ज्यादा समय नहीं दे पाया। लेकिन प्रतिनिधि का मतलब ये होता है जिसने उसको बुलंदियों पर पहुंचाया, एक चरम पर पहुंचाया। ज्ञानाश्रयी यहां कबीर है, यहां के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं, और यहां के प्रतिनिधि जायसी। प्रवर्तक आगे पढ़ेंगे अपन किन किन के कौन कौन प्रवर्तक है। प्रवर्तक भी महत्वपूर्ण है, प्रतिनिधि ज्यादा महत्वपूर्ण है। या वकुसु पकरी विगोचिचन है, या आपको पता हो तो राम कबीरा आई तू ना कैसे हृदय में प्राण हटला, ये वाले कवि हैं। या ज्ञान राख रे हरि बाबा बाबरी जमुना शिशु लालदार, ये वाले कवि हैं। वह हंसा चंदा लखम सेन सत्य मृगावती माधव, पद्मावत मधुमालती और डोला मारू माधव, ये वाले कवि हैं। तो ये इस तरह से काव्य धारा था 4 उपधाराओं में, 4 उपधाराओं में ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, कृष्णाश्रय और रामाश्रय में विभाजित किया। ये थे भाई रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की बात अभी समाप्त नहीं हुई है, आगे देखें आप। शुक्ल गद्य के आविर्भाव को इतिहास में बहुत बड़ी घटना मानते हैं। ये प्रश्न
आ चुका है भाई, 2-3 बार फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जब मैंने दिया था उस समय भी आया था। शुक्ल ये मानते हैं कि जिस समय भक्ति काल था उस समय, सॉरी, जिस समय आधुनिक काल था उस समय, क्योंकि उससे पहले पद्य में ही लिखा जा रहा था, गद्य नहीं के बराबर। लेकिन आधुनिक काल में भारतेंदु युग से गद्य का आविर्भाव हुआ और बहुत अधिक लिखा जाने लगा गद्य में। इसलिए शुक्ल गद्य के आविर्भाव को बहुत बड़ी घटना मानते हैं साहित्य में। शुक्ल ने वीरगाथा काल के नामकरण हेतु 12 ग्रंथों का आधार प्रस्तुत किया। बहुत मेहनत की थी इन्होंने, ऐसे ही नहीं है। इन्होंने बताया कि ये 12 आधार ग्रंथ जो है, इनके आधार पर मैं इस काल का नाम वीरगाथा काल नाम रखता हूं। ये बात अलग है कि उसको नगेंद्र जो है काटते हैं। वो कहते हैं कि ये 12 जो आपने प्रस्तुत किए थे, ये 12 के 12 जो है वो है ही नहीं वीरगाथात्मक। उस समय शुक्ल भूल गए, पहले ये वर्णन कर दिया और फिर 2-4-5 पेज के बाद में इधर उधर की समीक्षाएं करके और फिर जो आधार ग्रंथ प्रस्तुत किए उनमें क्या क्या गड़बड़ कर दी वो देखो आप। ये 12 आधार ग्रंथ है भाई इनके, हवी की खूबी खुदा जजपपरी। कौन से? हवी की खूबी खुदा जजपपरी। भाई आपको हो सकता है, मुझे नहीं पता, यहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि ये आपको जो है वो दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपको शायद दिख जाए। हवी की खूबी खुदा जजपपरी। कौन सी की भाई? हवी की। कौन सी की? हवी की। जैसे अपन कहते हैं ना काकी, चाची को बोलते हैं, तो कौन सी की? हवी की। कौन सा खुदा? खूबी खुदा। क्या है कि इसको ट्रिक को थोड़ी सार्थकता देने की कोशिश कर रहा हूं मैं भाई। कौन सा खुदा? खूबी खुदा। और पपड़ी कौन खा रहा है? जज खा रहा है। क्या खा रहा है जज? पपड़ी, तो जज पपड़ी। बहुत आसानी से ट्रिक को सार्थकता, और यदि कल्पनाशीलता आप में है, मौलिकता है, रचनात्मकता है, तो आसानी से याद कर सकते हैं। हवी की खूबी खुदा जज पपरी। ये शुक्ल के आधार 12 आधार ग्रंथ। अब गिरियर्सन के वो उस समय पढ़े थे ना, शुक्ल के 12 आधार ग्रंथ, वो ये हैं। गिरियर्सन के 12 काल कौन से हैं? चापजा, ब्रह्मतुरी, तू 18वीं कंपनी, विक्टोरिया, अज्ञात। और ये 12 आधार ग्रंथ कौन से हैं? हवी की खूबी खुदा जज पपरी। अब ये है का अर्थ क्या है? हमीर रासो। वी का अर्थ क्या है? विजयपाल रासो। कीर्तिलता, कीर्ति पताका। खू का अर्थ खुमान रासो। बी का अर्थ बीसल देव रासो। वापस जो खू है वो खुसरो की पहलियां, एक तो खुमान रासो, एक खुसरो की पहलियां। दा का अर्थ है विद्यापति पदावली। दा का अर्थ है पदावली। जय का अर्थ जय मयंक जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश। पे का परमाल रासो और पी का पृथ्वीराज रासो। पहले तो ये जान लेते हैं कि इनके नाम मैंने ये लाइनें क्यों खींची है। ये 4 रचनाएं जो है ना, ये अपभ्रंश की मानी जाती है। अपभ्रंश की, हिंदी की है ही नहीं। नगेंद्र ने तभी तो रिजेक्ट किया है इनको कि जो 12 आप नाम बता रहे हो 4 तो रिजेक्ट कर दो, अपभ्रंश की वो तो 8 ही बची है, 12 मत कहो आप कि इन 12 रचनाएं इस आधार पर मैं वीर गाथा नाम रख रहा हूं। तो ये 4 तो रिजेक्ट हो गई क्योंकि अपभ्रंश की, ये हिंदी की है ही नहीं। ऐसे तो इंग्लिश में कोई बहुत वीरतापूर्ण रचना है, संस्कृत में कोई वीरतापूर्ण रचना है, उसको लिए हो गए आप, तो ये हिंदी की नहीं है। अब अगली जवाब देखो, खुमाण रासो और एक रचना बीसल देव रासो। इसमें जो बीसल देव रासो उसमें तो राजमती के वीरकार वर्णन है, युद्ध की कहीं बात ही नहीं है, तो बीसल देव रासो रिजेक्ट कर दो। खुसरो की पहेलियां, ये वीरतापूर्ण रचना है ही नहीं, पहेली है उसमें तो। विद्यापति पदावली आदिकाल की सर्वाधिक श्रृंगारिक रचना। इन सब रचनाओं को आगे पढ़ेंगे अपन। आदिकाल की सर्वाधिक श्रृंगारिक रचना है, श्रृंगारिक रचना है, इसको भी रिजेक्ट कर दो। जय मयंक जस चंद्रिका और जयचंद प्रकाश, ये खुद लिखते हैं शुक्ल कि ये रचनाएं पुस्तक के रूप में कहीं नहीं मिली है। फिर केवल दयालदास कृत राठौड़ ख्यात में एक लाइन लिखी हुई मिली है कि साहब जय मयंक जस चंद्रिका और जयचंद प्रकाश, ये दोनों रचनाएं जो है ये वीरतापूर्ण रचनाएं हैं, बस इतना सा लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन ये किताबें तो मिली नहीं। परमाल रासो मौखिक गीतों की परंपरा थी, जिसमें जो आला खंड नाम से ये मौखिक गीत, जैसे औरतों के गीत चलते हैं, उनकी किताबें थोड़ी मिलती है आजकल, तो फिर भी आ गई है।
उन्होंने अपनी बहू को सिखा दिए, उसने अपनी बहू को, उसने अपनी बहू को, ऐसे हजारों साल से ये चली आ रही परंपरा है मौखिक गीतों की। उनमें कई फिर प्रक्षिप्त भी जुड़ गए होंगे, भाषा का रूप जैसे जैसे चेंज हुआ था उसमें वो ऐड हो गए होंगे। जब मौखिक है तो वो तो ऐड होगा ही। चार्ल्स लिट ने इसके पाठ निर्धारण करवाया था, वो आगे अपन पढ़ेंगे। लेकिन परमाल रासो नाम से, मूल ये था आला खंड नाम से। पृथ्वीराज रासो को खुद कहते हैं ये एक जाली ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ मानते, अप्रमाणिक रचना मानते हैं। किसी अप्रमाणिक रचना के आधार पर आप नामकरण कैसे कर सकते हो? ले देख के एक रचना रह गई खुमाण रासो, इसलिए इनके वीर गाथा काल नाम को अस्वीकार किया गया, माना नहीं गया। उसको सब विद्वानों ने उस नाम को नकारा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब वापस सुने आप। हवी की खूबी खुदा जज पपरी हमीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखी गई है, जीके में खूब पढ़ा होगा। इसमें रटना ही क्या है? विजयपाल रासो नल्ल सिंह। विजय किसकी होती है? जिसके पास बल्ल होता है, बल्ल का मतलब नल्ल, तो विजयपाल रासो नल्ल सिंह। कीर्ति लता कीर्ति पताका दोनों विद्या की। आपकी पताका तभी फहराएगी जब आपके पास विद्या होगी, तभी लता बढ़ेगी। लेकिन एक बहुत प्रश्न आता है कि विद्यापति की कौन सी रचना शिव सिंह की प्रशस्ति है? और उस समय कीर्ति लता कीर्ति पताका, कीर्ति लता कीर्ति पताका ऐसे घूमता है ऑप्शन। तो शिव की पताका, किसकी पताका भाई? शिव की पताका, भगवान शिव की पताका, ये याद रखना है, शिव की पताका। उससे याद रह जाएगा कि कीर्ति पताका जो है ना वो शिव सिंह की प्रशस्ति है। हो सकता है ये नाम आपको नहीं दिख रहे हो भाई, तो सुन लो आप। हमीर रासो सारंगधर, विजयपाल रासो नल्ल सिंह, कीर्तिलता विद्यापति और कीर्ति पताका विद्यापति, ये चारों अपभ्रंश की रचनाएं हैं। खुमाण रासो दलपत विजय, गुमान उन्हीं को होता है जो दल बना करके रहते हैं, तो खुमाण रासो किसकी है? दलपत विजय की। बीसल देव रासो नरपति नाले की, कि 20 दिन हो गए बेटा अब तो नाले, अर्थात बीसल देव रासो नरपति नाले, 20 दिन हो गए अब तो नाले, अब तो स्नान कर ले, तो बीसल देव रासो नरपति नाले। खुसरो की पहले खुसरो की है ही, विद्यापति पदावली विद्यापति की है ही। अब दो रचनाएं बच गई, जयमंग जस चंद्रिका और जयचंद प्रकाश। एक तो चंद्रिका और एक प्रकाश। चंद्रिका तो देखो चांद की होती है, तो ये तो हो गई मधुकर कवि की, मधुकर चंद्रिका वाली। और प्रकाश वाली, अगर कोई चीज खटकेदार चीज होती है ना, जैसे बोर्ड है आपके पास, बोर्ड जिसको खटका स्विच, और उसको दबाओगे तो ही प्रकाश होगा, तो खटकेदार चीज होगा तो प्रकाश होगा, खटकेदार अगर चीज होगी तो जयचंद प्रकाश खटकेदार अर्थात भटकेदार। परमाल रासो जगनिक की, जगमाल ऐसे याद रखो, जगनिक की परमाल। और पृथ्वीराज रासो सारी दुनिया जानती है कि ये चंद्रबरदाई की है। इस तरह से 12 रचनाओं के राइटर आपको याद होने चाहिए। और ये याद होना चाहिए कि हवी की खूबी खुदा जज पपरी। हवी की कौन सी की? हवी की कौन सा खुदा? खूबी खुदा। और कौन सी पपरी? जज पपरी। बस 4-4 के टुकड़ों में 12 रचनाएं याद हो जाएगी, जिनमें से 4 अपभ्रंश की है। ये वाली बात याद रखना है। क्यों इस नाम को रिजेक्ट किया गया उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। ये था भाई रामचंद्र शुक्ल के वो 12 आधार ग्रंथ जिनको हमने गिरियर्सन के साथ भी पढ़ा था, और यहां पर भी हम इस रूप में पढ़ रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने ये 12 आधार ग्रंथ जो प्रस्तुत किए थे, खूबी खुदा जज पपरी। बस एक छोटी सी बात और पढ़ लेते हैं राम कुमार वर्मा की। रामचंद्र शुक्ल के बाद में अगले इतिहासकार है राम कुमार वर्मा। रामालोचना 2 खंडों में भक्ति तक ही सिमट गए, मात्र 5 मिनट की बात है, 5 की है ही नहीं। रामालोचना 2 खंडों में भक्ति तक ही सिमट गए, 5 कालों की हुबहू बातें शुक्ल की ही कह गए। नंबर 1 बात, रामालोचना, ये जो नाम है ना रामालोचना, तो रामालोचना का संधि विच्छेद क्या होगा? रामालोचना का संधि विच्छेद होगा राम प्लस आलोचना। तो यदि ये कह दिया जाए कि राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये याद होना चाहिए। 2 खंडों में इनकी जो पुस्तक है वो 2 भागों में प्रकाशित होनी थी, प्रथम भाग और दूसरा भाग। प्रथम भाग में इन्होंने जो लिखा ना आदिकाल, भक्ति काल, तो बस यहां तक की सिमट गई है। और लगभग शुक्ल की ही बातें
वैसा ही काल विभाजन और वैसा ही इन्होंने लिखा है उसमें। बस इतनी सी बात है। राम कुमार वर्मा की हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा है। बस इन्होंने आदिकाल का नाम इस तरह से आदिकाल नहीं दिया। आगे देखें, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो 1938 में ये भी आया था। 2024 18 नवंबर संस्कृत विभाग द्वारा फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था कि इनमें सबसे नया कौन सा है, तो उस समय ये पता होना चाहिए था कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 का था। उसमें गिरियर्सन वाला सबसे पुराना कौन सा था, ऐसा प्रश्न था, तो गिरियर्सन वाला उत्तर था। 2 खंडों में प्रकाशित होती, परंतु द्वितीय भाग का प्रकाशन नहीं हुआ। इनका निधन हो गया तो केवल प्रथम खंड ही प्रकाशित हुआ। इन्होंने जो आदिकाल का नाम रखा था वो रखा था भाई संधि चारण काल। 2 भाग बांटे थे वैसे तो, संधि काल, चारण काल। यहां संधि शब्द का अर्थ क्या है? संधि का मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा देना आप। संधि का मतलब इन्होंने ये कहा है कि अपभ्रंश और हिंदी भाषा दोनों की संधि कैसे हुई है, कैसे अपभ्रंश लुप्त होती गई, कैसे हिंदी अस्तित्व में आती गई। इस तरह से अपभ्रंश, भाषा और हिंदी की संधि, इसलिए नाम दिया संधि काल। और उसके बाद में चारण काल, क्योंकि उस समय चारण कवि थे। तो संधि एवं चारण काल व भक्ति काल तक के लिखा इतिहास। फिर आगे बात थी 5 काल खंडों में वर्गीकरण करने वाले विद्वान। यही तो हमने पढ़ा था, वापस देखो आप। रामालोचना 2 खंडों में, भक्ति तक ही सिमट गए। 5 कालों की हुबहू बातें शुक्ल की ही कह गए। प्रस्तुत नामकरण भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये शुक्ल की हुबहू नकल प्रतीत होता है। बाकी आदिकाल का जो नामकरण वो तो संधि काल, चारण काल, उसके बाद में भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये लगभग शुक्ल की नकल है। इन्होंने आलोचनात्मक पद्धति से इतिहास ग्रंथ लिखा और ये इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसी पद्धति से लिखा और इसी पद्धति के आधार पर नामकरण रखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह है भाई राम कुमार वर्मा का। और राम कुमार वर्मा की अगली जो बात है कि इनका काल विभाजन किस तरह से इन्होंने किया, तो वो आप देखें। संधि काल, समय याद रहे तो बढ़िया है, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत, और ये 2 इस विक्रम संवत। इसका मतलब तो ये उस समय हिंदी थी ही नहीं, लेकिन इनको क्या बताना था, अपभ्रंश, क्योंकि संधि का अर्थ क्या है, अपभ्रंश और हिंदी की संधि। इसलिए इस काल से इन्होंने, इस समय से इन्होंने आरंभ किया है। चारण काल 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत, लेकिन दोनों ही इन्होंने आदिकाल बताया इन दोनों को ही। इसलिए जब भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, तो फिर संधि काल, चारण काल एक ही नाम बताना है, संधि चारण काल। किस नाम से? संधि चारण काल। कि राम कुमार वर्मा ने, ऐसे नहीं बताना है संधि काल, ऐसे नहीं बताना है चारण काल। आदिकाल का नाम राम कुमार वर्मा ने क्या बताया, तो वो बताया संधि चारण काल। वर्णन इस तरह से अलग अलग किया। उक्त दोनों कालों की गणना आदिकाल में की जाती है, इसलिए राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि चारण काल का ऐसा माना जाता है। यहाँ संधि शब्द का तात्पर्य अपभ्रंश व हिंदी भाषा की संधि, अपभ्रंश व हिंदी भाषा की संधि। आगे देखें, भक्ति काल 1375 से 1700 तक, रीति काल 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल 1900 से अब तक। ये यहां पर ठीक नहीं छपा भाई, ये देखें आप, 1900 से अब तक, ये 1900 से अब तक। तो बताओ कहां, मतलब वो बिल्कुल डिट्टो वो की वही हो गई। शुक्ल ने या 1050 से 1375 तक माना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया है बस इतना सा डिफरेंस कर दिया, 750 से 1000, 1000 से 1375, बाकी यहीं ला करके छोड़ दिया, डिट्टो वो की वही कॉपी कर दी। इसलिए शुक्ल का अनुकरण प्रतीत होता है। ये अगर कभी भी सेंटेंस आ जाए तो उत्तर करना राम कुमार वर्मा के लिए है, ऐसा भी ये कथन। तो ये था हमारा इतिहास लेखन की परंपरा में, यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ेंगे और नगेंद्र पढ़ेंगे,
और यहाँ आकर के हमारी इतिहास लेखन की परंपरा समाप्त होगी। धन्यवाद। डटे रहें, जमे रहें, शुभकामनाओं सहित।